नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बिजनेस स्टडीज का एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं और उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो आज हम लोग चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, हो सकता है मेरी अप्रोच थोड़ी सी फास्ट हो सकता है मैं कुछ चीजें स्किप करता जा रहा हूं, बट उसका एक रीजन है। हमने क्रैश कोर्स की ठानी है और क्रैश कोर्स के लिए हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो कुछ टॉपिक्स हमें स्किप करने होंगे और कुछ एक्सप्लेनेशन हमें थोड़ा सा फास्ट भी रखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मैं स्लोली आपको पूरा डिटेल में एक्सप्रेस करूंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा चले जाएगा। बाकी आप लोग क्या बेहतर समझते हैं, प्लीज कमेंट करके आज बताइए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में इसके फीचर्स और इंपॉर्टेंसेस हम डिस्कस करने की बजाय उसे थोड़ा सा बेसिक डिटेल समझ लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं कुछ जनरल गाइडलाइंस जो मैनेजर को अपने काम में असिस्ट करती है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर दोज जनरल गाइडलाइंस विच असिस्ट इन द मैनेजर इन हिज वर्क। अब बात यह है, ये कैसे फॉर्म होती है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म होते हैं रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पे। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कॉन्टिजेंट भी है। आप ये देख सकते हो कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है किसी प्रॉब्लम का, वो सिर्फ जनरल गाइडलाइन है। अब उनका रिजल्ट भी सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकता है। यह भी होता है कि आपने कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल किसी सिचुएशन में अप्लाई किया और अगली बार उसी सिचुएशन में अप्लाई करना चाह रहे हो तो सेम रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम आती रहती है। बट फिर भी ये ज्यादातर केसेस में अप्लाई हो जाते हैं। अब हम बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारे दो स्कॉलर्स के थ्योरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक है हेनरी फेयोल एंड दूसरे हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेनरी फेयोल से। हेनरी फेयोल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग भी दिए हैं। तो आप लोग समझ सकते हो हेनरी फेयोल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट के अंदर वो बहुत ज्यादा है। अब हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स में से आज हम लोग डिस्कस करेंगे 7 प्रिंसिपल्स और कल हम लोग डिस्कस करेंगे 7 प्रिंसिपल्स बाकी के। तो पहले स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रिंसिपल है हमारे सामने वो है डिवीजन ऑफ वर्क। व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क? देखो बच्चों, होता क्या है कि सपोज एक काम है। अब वो पर्टिकुलर काम हमने हर वर्कर को पूरा काम करने को दे दिया। अब पूरा वर्क अगर करने को दे दिया तो कुछ ना कुछ कमी आएगी। ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें एक पिज्जा बनाना। अब अगर हमने पिज्जा बनाया तो पिज्जा एक वर्कर को बोला कि आप पूरा पिज्जा आप एक वर्कर बनाओगे। अब पता चल रहा है कोई वर्कर पिज्जा की टॉपिंग्स अच्छी बना रहा है बट बेस सही नहीं है। कोई वर्कर पिज्जा का बेस अच्छा बना रहा है बट उसकी टॉपिंग सही नहीं है। कोई पिज्जा का हम बात करें तो बेस और टॉपिंग सही बना रहा है बट बेक अच्छे से नहीं कर रहा। तो ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मतलब हर वर्कर सारे कामों में परफेक्ट नहीं है, किसी एक काम में वो अच्छा कर रहा है बट बाकी काम अच्छा नहीं कर पा रहा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन ही डिवीजन ऑफ वर्क है। क्या करेंगे हम लोग कि वर्क को स्मॉल यूनिट्स और टास्क में डिवाइड कर देंगे वर्कर्स के अंदर। यानी पूरा काम एक को नहीं देना, हर एक को छोटा टास्क देना। जैसे जो वर्कर टॉपिंग बनाने में अच्छा है उसको सिर्फ पिज्जा की टॉपिंग्स तैयार करनी है। जो वर्कर पिज्जा का बेस तैयार कर सकता है उसे सिर्फ पिज्जा का बेस तैयार करने के लिए दिया जाए। जो वर्कर पिज्जा को अच्छे से बेक कर सकता है उसे सिर्फ पिज्जा बेक करने के लिए दिया जाए। और जो वर्कर पिज्जा की पैकिंग वगैरह करेगा उसे सिर्फ वही काम दिया जाए। तो इससे क्या होगा, वर्क स्मॉल टास्क और यूनिट्स में डिवाइड होगा तो वर्कर्स को अपने अपने काम में वो परफेक्ट बन जाएंगे। काम में क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा। दे गेट स्पेशलाइज्ड इन दैट वर्क, दे गेट एक्सपर्टीज इन दैट वर्क। ओके, तो ये जो फायदा होता है ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क का फायदा। और अगर स्पेशलाइजेशन अगर किसी वर्कर के पास होता है तो क्या होगा, वर्क की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। तो डिवीजन ऑफ वर्क इसी का नाम है, डिवाइडिंग द वर्क इनटू स्मॉल टास्क्स एंड यूनिट्स इन ऑर्डर टू गेट स्पेशलाइजेशन एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। ओके, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो आप लोग सब जानते हैं गोल्स जल्दी अचीव होंगे, वर्क स्मूथली रन करेगा। देन सेकेंड जो हमारे पास प्रिंसिपल आ रहा है वो है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब बच्चों, हमें ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने पहले भी पढ़ा था, वापस मैं उसको आपको बताता हूं। ऑथोरिटी क्या होता है? ऑथोरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन एंड व्हाट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी? ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म टास्क।
ऑथोरिटी मीन्स अधिकार है हमारे, और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब काम करने की जिम्मेदारी। अब बात यह है कि ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी ये कितनी कितनी डिवाइड की जाए, ये इस प्रिंसिपल में हम लोग जानते हैं। हेनरी फ्योल क्या कहते हैं कि अगर किसी पर्सन को एक्सेस ऑथोरिटी दे दी जाए, अगर उसे पावर ज्यादा दे दी जाए तो वो क्या करेगा, वो बच्चों पावर का मिस यूज करेगा। एंड अगर किसी पर्सन को एक्सेस में रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो होगा क्या, अगर उसके पास ऑथोरिटी कम है बट रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है तो काम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मीन्स एक्सेस ऑफ पावर मीन्स मिस यूज ऑफ पावर, एंड एक्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स वर्क डज नॉट कंप्लीट ऑन टाइम। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन बच्चों कुछ ऐसा है, देयर मस्ट बी ए पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। पैरिटी या हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं बैलेंस। ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस बना रहे, जितनी ऑथोरिटी डेलीगेट करें उतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट करें। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चों, आप लोग सब बड़े हैं, आप लोगों को बाइक चलाने दी जाती है घर में। सपोज हम लोग मानते हैं बाइक चलाने को, इसको ये आपकी ऑथोरिटी है, और जो घर वाले काम देते हैं वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको बाइक तो दे दी बट कोई काम नहीं दिया तो आप बाइक का क्या करोगे, इधर उधर घूमोगे, फ्रेंड्स के साथ मिस यूज करोगे बेसिकली। और अगर आपको काम सारे दे रहे हैं लेकिन बाइक नहीं दे रहे तो आप पैदल जा रहे हो या बसेस में जा रहे हो और काम ढंग से टाइम पे नहीं हो पा रहा। तो यानी आपको क्या चाहिए, बाइक तो देंगे घर वाले बट साथ साथ में उतना काम भी देंगे। तो दोनों में अगर बैलेंस बना हुआ है, जितनी ऑथोरिटी उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, देन वर्क गोज ऑन स्मूथली एंड देयर इज नो मिसयूज ऑफ पावर व्हाइल द वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम ऑल्सो। तो बच्चों ये है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे सामने आता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। सर डिसिप्लिन क्या होता है, वो तो कभी रखा ही नहीं आज तक। बच्चों मैंने भी नहीं रखा, बट हम समझते तो हैं डिसिप्लिन होता क्या है और इसे डिफाइन कैसे करें, क्योंकि डिसिप्लिन हमें सबको पता है होता क्या है और हम लोग हमेशा ब्रेक भी करते हैं उसको, लेकिन वो उसको किस तरह से डिफाइन किया जाए या ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में किस तरह से इसको समझा जाए, किस तरह से इसके केसेस होते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, डिफाइन अगर करना है तो डिसिप्लिन में सिर्फ दो बातें मेन ध्यान रखने लायक है। वो क्या है, एक तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, ये डिसिप्लिन है, और दूसरी चीज अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करना, वो भी डिसिप्लिन है। बस दो बातें आप ध्यान रखो, बाकी गुड सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप ये वो सब बहुत कुछ हो सकता है, बट दो बातें। एक छोटा सा एग्जांपल आप अपनी स्कूल से ले लो। अगर आप स्कूल लेट पहुंचते हो, आप क्या कर रहे हो, डिसिप्लिन ब्रेक कर रहे हो, मतलब यू आर वायलेटिंग द रूल्स। अगर रूल्स फॉलो करके टाइम पे पहुंच रहे हो तो यू आर डिसिप्लिन। फिर ऑनरिंग कमिटमेंट्स की बात करते हैं, हाँ सर कल पक्का होमवर्क दिखा देंगे, बाद में दिखाया ही नहीं, क्या हो रहा है, आप इनडिसिप्लिन बन रहे हो। इनडिसिप्लिन बनने की बजाय अगर आप होमवर्क करके दिखाते हो, यू आर ऑनरिंग योर कमिटमेंट्स, तो आप डिसिप्लिन हो। तो बेसिकली डिसिप्लिन में दो ही चीजें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना और कमिटमेंट्स ऑनर करना। अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट दोनों अपनी कमिटमेंट्स ऑनर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, तो वो डिसिप्लिन्ड है। इसकी केस स्टडीज में भी कुछ इसी तरह से आता है कि जैसे एक सुपीरियर ने बोला आप ओवरटाइम करिए और आपको पैसा मिलेगा, बाद में वर्कर्स ने ओवरटाइम किया, टारगेट्स भी अचीव हुए बट पैसा नहीं दिया, मतलब वो कर क्या रहा है, ही इज नॉट ऑनरिंग हिज कमिटमेंट्स, तो वहां पे वो डिसिप्लिन प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। ओके बच्चों, देन अगर इसे फॉलो नहीं करते या ऐसे आपको सही से फॉलो करवाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप इफेक्टिव यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज कर सकते हो। टाइम पे आओगे चॉकलेट मिलेगी, टाइम पे नहीं आए डंडा पड़ेगा। इस तरह से आप चाहो तो पॉजिटिव या नेगेटिव यानी रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट्स, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच इसको बोलते हैं, तो ये यूज करके आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करवा सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अरे सर ऑर्डर तो आज तक किसी के लिए ही नहीं। अरे बच्चों रुको, ये वो ऑर्डर नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर होता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब यहां पे है राइट प्लेस फॉर मैन एंड मटेरियल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो इंसान काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनके लिए सही फिक्स कैबिन हो, फिक्स ऑफिस हो, और जो हमारे एसेट्स हैं, टूल्स हैं, मशीनरी है, उनके लिए फिक्स प्लेस हो। अगर सब कुछ फिक्स प्लेस पे रहेगा तो क्या होगा, कोई भी ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा और काम स्मूथली रन करता रहेगा। इसी चीज को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जिसे मैं हमेशा वायलेट करता हूं। क्यों, तैयार होना है बाहर जाने के लिए, कहीं तो मोजे नहीं मिल रहे, कहीं रुमाल नहीं मिल रहा, कहीं शूज कौन से पहनने वो कहां रखें, क्योंकि मैं कोई फिक्स प्लेस पे रखता नहीं, तो फिर बाद में ढूंढता हूं और टाइम वेस्ट होता है। तो यही चीज ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को मैं वायलेट करता हूं।
तो इसे अगर मैं वायलेट ना करूं, फिक्स प्लेस पे रख दूं अपने रुमाल, मोजे, जूते, तो मैं थोड़ा टाइम पे निकल सकता हूं कहीं भी। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे, आई थिंक कनेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे हम आते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब बच्चों सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या, उसके लिए पहले हम समझते हैं सेंट्रलाइजेशन क्या है एंड डिसेंट्रलाइजेशन है क्या। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर रिमेन इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल ओनली, मतलब टॉप लेवल या फ्यू पर्संस के हैंड में आपकी अथॉरिटी है, पावर है, बाकी को सिर्फ काम करना है जैसे ऑर्डर मिले वैसे। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड टिल लोअर लेवल, यानी लोअर लेवल तक पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है कि आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, आपके पास पावर है। अब हेनरी फ्योल कहता है भाई सेंट्रलाइजेशन रखें या डिसेंट्रलाइजेशन रखें। हमें ये कंफ्यूजन है सर, आखिर फॉलो करें तो करें क्या, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो सेंट्रलाइजेशन की अपने प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है, डिसेंट्रलाइजेशन के भी अपने प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी। बताऊं कैसे, तो देखो, अगर सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्ड एम्प्लॉइज नहीं है, तो स्किल्ड एम्प्लॉइज अगर नहीं है तो वो क्या डिसीजन लेंगे। अगर उस टाइम पे हमने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया तो हिंदी में एक कहावत है, खुदा गंजे को नाखून ना दे, यानी हमने क्या करा, गंजे को नाखून दे दिए, यानी अनस्किल्ड पर्सन के हाथ में पावर दे दी, वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान करवा देगा। और अगर हमने पावर सेंट्रलाइज रखी और हमारे जबकि स्किल्ड एम्प्लॉइज भी हैं, हमारे एम्प्लॉइज खुद की तरफ से डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन हर काम के लिए उन्हें हमें बार बार पूछना पड़ रहा है, काम टाइम पे हो ही नहीं पाएगा, प्लस उनके मन में भी थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन रहेगा कि यार इतना अच्छा करने के बावजूद भी हम पे ट्रस्ट नहीं है। अब हेनरी फ्योल इसका सॉल्यूशन अच्छे से लेके आते हैं। वो कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, यूज बोथ, आप दोनों को यूज करो। अरे सर दोनों को यूज कैसे करें, एक होगा या तो सेंट्रलाइजेशन कर लें या डिसेंट्रलाइजेशन। नहीं, हेनरी फ्योल ने इसका जवाब दिया है, यूज ए मिक्सचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन टू टेक एडवांटेजेस ऑफ बोथ, दोनों के एडवांटेजेस लो, यानी वो क्या बोलते हैं, दोनों अंगुलियां घी में। कैसे, वो ऐसे होगा बच्चों कि जैसे हमने क्या करा, जो हमारी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर है, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग पावर्स है, वो टॉप लेवल के पास रहने दी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स पॉलिसीज बनानी वो आप बना, बट जो रूटीन काम करने हैं तो वो काम तो अब आते हैं भाई, तो वो काम आप लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब जो पॉलिसी मेकिंग पावर रही टॉप लेवल के पास, रूटीन वर्क लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो क्या हो गया, वी आर यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन विच इज फ्रूटफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज वी गेट एडवांटेजेस ऑफ बोथ। तो काम भी ढंग से होगा, टारगेट्स हमारे टाइम पे अचीव होंगे। तो ये होता है बच्चों सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, सर मैं बताऊंगा, बताओगे यूनिटी ऑफ कमांड क्या है। बहुत सिंपल है सर, एक बॉस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, बस यही हम लोग गलती कर जाते हैं। एक बॉस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। अक्सर बच्चों को क्या होता है, एक बॉस इतना दिमाग में रहता है कि वो इसकी बेसिक डेफिनेशन को भूलकर कुछ और ही लिख के आ जाते हैं। देयर मस्ट बी वन बॉस इन द ऑर्गेनाइजेशन, देयर मस्ट बी वन बॉस ओवर एम्प्लॉइज, इस तरह से वो सब लिख कर आ जाते हैं और वो वहां पे आंसर हो जाता है हमारा गलत। अब मैं इसी की आपको सही अप्रोच बताता हूँ। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है, इसे क्यों यूज किया जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब कभी भी बच्चों ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस है, ऑर्गेनाइजेशन में कई बॉसेस हो सकते हैं, बट हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि एम्प्लॉइज मस्ट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर और वन बॉस, यानी एम्प्लॉइज को सिर्फ एक सुपीरियर या एक बॉस से ऑर्डर मिले। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या हो रहा है और क्या अंतर है एक बॉस होने में और एम्प्लॉइज को एक बॉस से ऑर्डर मिलने में। देखना बच्चों, सपोज ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, एक ही बॉस है, ठीक है। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर में सपोज ये जोड़ देता हूं, अब देखो एम्प्लॉइज तो हो गए 5, बॉसेस कितने हो गए 2। तो अगर एक बॉस वाली अप्रोच हम लोग सीखते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि एक बॉस वाली अप्रोच से ही यूनिटी ऑफ कमांड सही से डिफाइन हो सकता है, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा। यहां तो दो बॉसेस हो गए, हुए या नहीं हुए, बट ये गलत नहीं है, ये सही है। अब इसको समझने का तरीका क्या है बच्चों, कि बॉसेस भले 2 हों, क्योंकि ये अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड हो सकते हैं, बट आप ये देखो इसे कितनों से ऑर्डर मिल रहा है, सिर्फ एक से, इसे सिर्फ एक से, इसे सिर्फ एक से, इसे भी एक से और इसे भी
एक से, और मैं चाहूं तो इन दोनों के ऊपर भी एक बॉस बना सकता हूं। यानी अगर हम बात करें एक बॉस होना और यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, एम्प्लॉइज मस्ट गेट ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस, इन्हें सबको ऑर्डर तो कम से कम एक ही बॉस से मिल रहे ना, तो ये चीज यूनिटी ऑफ कमांड है। अब इसका कारण क्या है कि भाई अगर एक से ज्यादा बॉसेस से एक एम्प्लॉय को, एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर मिलते हैं, वो क्या होगा, दो चीजें कर सकता है, या तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई काम ही नहीं कर पाएगा, किसकी सुने किसकी ना सुने, अरे भाई हम करें तो करें क्या, ठीक है। या फिर क्या होगा, अगर थोड़ा सा शातिर हुआ, वो क्या करेगा, वो उस चीज का मिसयूज करेगा, बहानेबाजी सीख जाएगा, भाई काम नहीं करा सर, आपने ये वाला बोला लेकिन वो सर तो ये बोल रहे थे, उसको बोलेगा सर वो वाले सर ये बोल रहे थे, यानी बहानेबाजी करेगा, कुल मिलाकर काम टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए किसी भी सबऑर्डिनेट को एक बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए, और अगर उसे एक बॉस से ऑर्डर मिलेंगे तो क्या होगा, उसे ना तो एक्सक्यूजेस बनाने का कोई बहाना मिलेगा, कोई ना तो एक्सक्यूजेस बना पाएगा, और ना ही वो, हम बात करें तो कंफ्यूज होगा, वर्क इज डन प्रॉपरली एंड एट टाइम एंड विद एफिशिएंसी। तो ये चीज होती है यूनिटी ऑफ कमांड। तो बच्चों समझ में आया, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन जो अक्सर रहता है दिमाग में, उसे क्लियर कर लेना, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं स्केलर चेन। अब मैंने यूनिटी ऑफ कमांड के बाद स्केलर चेन लिया है, इसका रीजन है कुछ, क्योंकि स्केलर चेन वो प्रिंसिपल है जो इस प्रिंसिपल को स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रांग करता है, यूनिटी ऑफ कमांड को ही वो स्ट्रांग करता है। इसका मतलब क्या होता है, स्केलर चेन का मतलब इतना सा होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन एक फिक्स नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन के द्वारा या एक फिक्स पैटर्न में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर किसी से कोई कम्युनिकेट कर ले। ओके, तो अब एक किस तरह से स्केलर चेन बनती है उसकी हम बात करते हैं। जैसा सपोज ये पर्सन सपोज ये हमारी एक स्केलर चेन है, ओके। ये हम बात करें तो ये क्या कर रहा है, ये इससे कम्युनिकेट कर पा रहा है और ये इससे कम्युनिकेट कर पा रहा है, और इसी तरह से ये इनसे भी कम्युनिकेट कर पा रहा है, और ये सब भी एक एक से ही कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। यानी हो क्या रहा है, ये बॉस इन सबसे कम्युनिकेट कर रहा है, यानी ये नीचे ऑर्डर्स दे सकता है और इन सबसे रिपोर्ट भी ले सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इसी तरह से इनके साथ हो रहा है। तो ये जो चीज है ये है हमारी स्केलर चेन। अब इससे क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड अपने आप स्ट्रेंथन हो रही है। आप खुद देखो, इसको सिर्फ इसी से ऑर्डर मिल रहे हैं, यानी वन बॉस यूनिटी ऑफ कमांड, इसको भी इसी से ऑर्डर मिल रहे हैं, वन बॉस यूनिटी ऑफ कमांड, इन दोनों को भी सिर्फ एक से ही ऑर्डर मिल रहे हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। तो इसीलिए मैंने इसके जस्ट बाद स्केलर चेन को लिया है, बिकॉज इट स्ट्रेंथन्स यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, अब तो स्केलर चेन जो ट्रेडिशनल बनी थी कुछ इसी तरह की थी कि भाई कम्युनिकेशन का एक फिक्स पैटर्न है और सब एक एक से कम्युनिकेट करेंगे और इस तरह से स्केलर चेन हमारी चलेगी। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम, अब वो प्रॉब्लम क्या है कि भाई कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई। अब इमरजेंसी सिचुएशन में इसमें से इसको डायरेक्ट इससे बात करने की जरूरत है या इसको डायरेक्ट इससे बात करने की जरूरत है। सपोज दो अलग अलग डिपार्टमेंट के हो गए, ये है हमारा सपोज परचेज डिपार्टमेंट, ये है हमारा सपोज सेल्स डिपार्टमेंट। अब ये जो परचेज डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, इसको कोई ऐसी बात पता चलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स डिपार्टमेंट वाले के लिए, लेकिन अगर ये फिक्स पैटर्न से चलता है तो क्या होगा, ये इससे बात करेगा, फिर ये इससे बात करेगा, फिर ये इससे बात करेगा, और इतना टाइम लग चुका होगा कि हो सकता है अपने जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो जाए, लॉस हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में। अब ऐसे टाइम में इमरजेंसी सिचुएशन को, अर्जेंट सिचुएशंस को कोप अप करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था गैंग प्लैंक। नाम बता देता हूं मैं आपको, जिसका नाम है गैंग प्लैंक। अब गैंग प्लैंक में क्या होता है, ये डायरेक्ट इससे भी बात कर सकता है या फिर डायरेक्ट इससे भी बात कर सकता है, यानी ये सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए है। नॉर्मल कम्युनिकेशन इसी तरह से चलता रहेगा, बट होगा क्या, गैंग प्लैंक के थ्रू इमरजेंसी सिचुएशंस में ये डायरेक्टली आपस में बात कर सकते हैं या फिर ये इससे भी बात कर सकता है, ताकि कोई अपॉर्चुनिटी का नुकसान ना हो। तो स्केलर चेन की मदद से क्या होगा, एक तो रूमर्स नहीं फैलेंगे, और गैंग प्लैंक की मदद से इमरजेंसी सिचुएशन को भी टैकल कर लेंगे। और रूमर्स वगैरह अगर नहीं फैलते, यूनिटी ऑफ कमांड स्ट्रेंथन होता है, तो क्या होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, केओस नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं, डिस्प्यूट्स नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क भी स्मूथली रन करता रहेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब कल हम लोग हेनरी फ्योल के बाकी के 7 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा इसे प्लीज कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।